हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर के बारे में? बजट के बारे में, या कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में? बजट के बारे में सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बजट होता क्या है और किस तरीके से बजट वर्क करता है। सरकार किस तरीके से बजट बनाती है। दो एस्पेक्ट होता है इसमें। सरकार या तो जितना कमाएगी या जितना खर्च करेगी। तो दो टाइप्स ऑफ बजट होता है। क्या? बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बजट रिसीट के बारे में। दो तरीके का बजट रिसीट, एक क्या होता है कि रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे बजट होता क्या है। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। आप लोग आम 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 जिंदगी में देखे होंगे, भाई कोई कमाता है तो अपना बजट बनाता है कि नहीं, कि भाई आज अगर महीने का इनकम अगर 40 से 50 हज़ार रुपये है तो उसके हिसाब से हम आने वाले जो महीने का दिन होगा उसको हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे। तो सेम उसी तरीके से सरकार भी अपने तरीके से बजट बनाती है कि भाई आने वाले एक साल में किस तरीके से हम, या किस तरीके से सरकार जो है वो खर्च करेगी लोगों के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर। तो दो एस्पेक्ट में काम करती है सरकार। अगर बोला जाए गवर्नमेंट बजट को लेकर, एक ग्रोथ पर कि हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा हो सके या स्टेबिलिटी कैसे बना रहे, मतलब हमारा स्थिरता कैसा बना रहे। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई आ जाए। तो वो सब सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करती है सरकार अपने तरीके से बजट को पेश करके। तो इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। और कंपोनेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट, या बोला जाए कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिट के बारे में। रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, कैपिटल रिसिट क्या होता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो हमारा क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कि गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी क्या होता है हमारे देश में। क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या, कि बजट। कि बजट बनाया जाता है हमारे देश में। क्या सभी देशों में ये बात होता है। और अगर जनरल पर्पस ऑफ द लाइफ में भी देखा जाए कि आप अपने जीवन में क्या कोई बजट बनाते हैं ना। अगर आपको वॉच लेना होता है तो आप क्या करते हैं, पहले बजट बनाते हैं कि भाई आने वाला हो सकता है कि बर्थडे वगैरह में मैं वॉच वगैरह लूँगा, मतलब उसके हिसाब से आप पैसा जोड़ना शुरू करते हैं। सेम उसी तरीके से सरकार भी बजट बनाती है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का, जो कि क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 10th है। चैप्टर नंबर 10th को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट ये होगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड आएगा और साथ ही साथ पार्ट थर्ड आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और आप लोगों के अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग उसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से जान लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि भाई आखिरकार गवर्नमेंट बजट का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट, उसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि आखिरकार जो गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है, क्या गवर्नमेंट बजट जो बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखी जाती है उसमें। ठीक है। थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट, उसमें कंपोनेंट ऑफ बजट। और स्ट्रक्चर ऑफ बजट, देखो स्ट्रक्चर ऑफ बजट जनरली दो तरीके से होता है, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो दो तरीके से। रिसीट क्या होता है, एक तरीके का इनकम होता है, सरकार कहाँ से इनकम जनरेट करती है। देखो दो ही तरीके से ना बजट को इंसान बनाता है। मान लो ये रामलाल है, कौन है, रामलाल है। अब रामलाल अगर 10,000 रुपया कमा रहा है, क्या 10,000 रुपीज़ इसका इनकम है, तो वो अपना खर्चा भी इसी तरीके से प्लान करेगा ना, एक्सपेंडिचर भी। मतलब अगर इनकम उतना है तो एक्सपेंडिचर उसी तरीके से। तो ये इनकम जो होता है ना, उसको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं हम लोग, रिसीट बोलते हैं। सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो रिसीट जो इनकम आता है वो दो तरीके से आता है, रेवेन्यू रिसीट से और कैपिटल रिसीट से। हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है इस वाले पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, बजट रिसीट वाला। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। जो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, दो तरीके का बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में भी आगे हम लोग बैलेंस अनबैलेंस बजट,
और घाटे वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग थर्ड वाले पार्ट में अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम लोग इस वाले जो पार्ट में है वो क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो एक बार जान लेते हैं कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट दो तरीके का होता है, क्या टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स, कि भारत सरकार पैसा कैसे कमाती है, टैक्स से पैसा कमाती है, ऐसा पैसा जो नॉन टैक्स का पैसा है, ठीक है। और टैक्स से पैसा कमाती है वो डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से, और सारी टैक्सेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE, ठीक है। उसके बाद क्या, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है, जैसे आप बाइक चला रहे थे, अगर आप रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे हैं तो आपका बाइक फाइन करता है ना, फाइन लगता है, लेता है कौन फाइन, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए तो पुलिस या ट्रैफिक पुलिस आपका फाइन लेता है, तो वो फाइन वगैरह क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है सरकार के लिए। सेम उसी तरीके से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट के बारे में। कैपिटल रिसीट रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स का रिकवरी कैसे करता है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी मतलब दायित्व, दायित्व का मतलब क्या, कि आप जितना भी आप कर्जा लेते हो वो कहाँ से लेते हो, कितना किस तरीके से बाद में फिर चुकाना रहता है आपको। अदर रिसीट भी पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वाले जो पार्ट में है वो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट बजट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए जोश के साथ, और एक नए, बोला जाए कि पूरा जोश के साथ। हाउ द जोश, हाय सर, हाय रखना भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट से, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है गवर्नमेंट बजट का। मैंने पहले ही बताया, बजट का मतलब कोई भी इंसान अगर अपने इनकम के हिसाब से जो भी बजट तय करता है आने वाले समय में, एक्सपेंडिचर तय करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट बजट। तो एक जान लेते हैं कि हर जो बजट होता है, बजट हमारे देश में इकोनॉमी में कब लाया जाता है, हमारे हर साल में। अगर बोला जाए February 1 को सरकार जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, वो बजट लाती है, हर साल लाती है पार्लियामेंट में, ठीक है। इस वेल नोन डेट इन इंडिया व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी क्या करती हैं अभी फिलहाल, कि वो हर फरवरी को भी, आने वाला फरवरी को भी, जब आपका एग्जाम है 15 फरवरी से, उसके पहले 1 फरवरी को क्या होगा कि बजट आएगा, ठीक है। प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। वो क्या करती है, प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट कहाँ पर, पार्लियामेंट में, ताकि वो अप्रूव हो सके और सरकार उसी के अनुसार, गवर्नमेंट उसी के अनुसार प्लान करके एक्सपेंडिचर कर सके और हमारे देश की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो दो तरीके का बजट अनफोल्ड होता है। पहला कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बजट ओवर द पास्ट 1 ईयर। देखो दो चीज़ एनालाइज होता है अगर आने वाला बजट, कि भाई पिछले साल या पास्ट 1 ईयर हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने बिताया, ठीक है, वो चीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या, कि फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द वन नेक्स्ट ईयर, कि पिछले साल के हिसाब से आने वाले अगले साल में किस तरीके से हम लोग अपने बजट को लेके चलेंगे, या हम लोग किस तरीके से कौन सा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स वगैरह लाएंगे। तो सरकार पॉलिसी वगैरह बहुत सारी लाती है कि भाई आने वाले साल में हम ये खर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो वो सब सारी चीज़ों को एक डिस्कस किया जाता है कहाँ, बजट में। क्लियर? यूनियन बजट ऑफ इंडिया रेफर्स टू एज एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बजट होता है उसको हम लोग एक्चुअल नाम क्या है, उसका एक्चुअल नेम क्या है, 1 मार्कर क्वेश्चन, क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आर्टिकल नंबर 112 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लिखा गया, उसमें इज एनुअल बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर? और द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजेंट एज प्रेजेंटेड इन द बजट आर नोन एज बजटरी पॉलिसीज। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज सरकार के द्वारा लाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और बोलते हैं क्या, फिजिकल पॉलिसी। तो ये भी आ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं गवर्नमेंट बजट को। दो एस्पेक्ट में होता है कोई भी फिजिकल पॉलिसी या बोला जाए गवर्नमेंट बजट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि एक फिजिकल ईयर के लिए आता है। एक फिजिकल ईयर का मतलब क्या, एक फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब कि भाई 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, या बोला जाए 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 फरवरी को हमारा क्या होता है, बजट आ जाता है, ठीक है। ताकि उसे पास वास करा के हमें समय मिल सके 2 महीने का, 31 मार्च तक। 31 मार्च तक पिछला वाला ख़त्म हो जाता है, फिर 1 अप्रैल से नया वाला बजट लागू हो जाता है जो 1 फरवरी को
रिलीज किया जाता है या उसे अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। दो चीज़, दो एस्पेक्ट पर काम होता है, एक रेवेन्यू एस्पेक्ट पर, एक एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट पर। मतलब कि एक इनकम कहाँ से जनरेट करती है और खर्चा हम कहाँ करेंगे। सरकार क्या बोलती है कि भाई हम इनकम कितना जनरेट करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो बोलेगी भाई इतना तो करेंगे ही करेंगे, नहीं, वो एक्सपेक्टेड करते कि इतना इतना मेरा इनकम होगा। मान लो कि 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, उन्होंने क्या बोला कि भाई हम इनकम जनरेट करेंगे आने वाले 1 साल में, और खर्चा करेंगे मान लो कि 8 लाख या 9 लाख या 11 लाख करोड़, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके से बजट का प्लानिंग तैयार करना, कि अपने पूरा कंट्री का जो गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, प्लान तैयार करती है। दो तरीके से, रेवेन्यू एस्पेक्ट से और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट से। तो रेवेन्यू साइड में क्या होता है, रिवील्स द एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू साइड में रहता है उसमें क्या रहता है कि रिसीट, जो सरकार का इनकम होगा उससे रिलीज करने की बात करती है, रिवील करती है। और एक्सपेंडिचर साइड में कितना खर्चा करेगी, एक्सपेक्टेड बोला गया है। ये बात याद रखना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट रिसीट और एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर। जैसे आप लोग बैलेंस शीट में बनाते हो ना कि एक कंपनी का क्या होता है, रिसीट एग्जैक्ट हो गया और एक्सपेंडिचर एग्जैक्ट हो गया, वो वाला फंडा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि वो एक्सपेक्टेड है ना कि एग्जैक्ट है। तो आई होप सो ये दो एस्पेक्ट आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ expected receipt and expected expenditure of the government for a financial year to come, that reveals the budgetary policy of the government to achieve the twin objective of the growth and stability। क्यों लाया जाता है, ताकि हमारे देश का ग्रोथ और एक स्टेबिलिटी बना रहे। एक मतलब कि जो भी ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में, उसकी ग्रोथ में कोई हैम्परिंग ना हो, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी, हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी है वो स्टेबल हो सके। दो चीज़, और क्या रिलीज करती है, एक्सपेक्टेड रिसीट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। क्लियर, ये रट जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बोला जाए कि एक डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आप ठीक है, डेफिनेशन जान लिए। अब क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है, जीडीपी ग्रोथ, है कि नहीं। दो ट्विन ऑब्जेक्टिव के थ्रू काम करती है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी। तो पहला इसी को बनाए रखने के लिए जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ, इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। कभी भी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रहता है भाई, जीडीपी हम लोग आप मान लो कि पिछले साल 5% ग्रो किए हैं, तो आने वाले साल में हर साल में सरकार ये बताती है कि हम लोग 7% ग्रो करेंगे, मतलब 2% से ज़्यादा ग्रो करेंगे। क्लियर। तो अगर कोई जीडीपी ग्रोथ भारत सरकार करना चाहेगी ऑब्जेक्टिव, तो दो वे से किया जाता है। पहला कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक में खर्चा करके, जैसे बोला जाए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, और साथ ही साथ खर्चा करके, और बहुत तरीके से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स करके, एजुकेट करके, तो वो सब सारे चीज़ों को दिया जाएगा कहाँ, जीडीपी ग्रोथ में, ठीक है। और सेकंड क्या, बाय इंक्लूडिंग अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट लोगों को किस तरीके से साथ में लिया जाए। यहाँ दोनों कि किस तरीके से भारत सरकार खर्चा करेगी और किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चलेगा, थ्रू टैक्स रिबेट, की छूट कितना मिलेगा टैक्स में, और सब्सिडी कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बात, सब्सिडी क्या होता है, टैक्स रिबेट में अलग है। टैक्स रिबेट मान लो कि 10% लग रहा है, 10% में टैक्स में कम कर दिया भाई आप 8% दो, तो वो टैक्स रिबेट हो गया। सब्सिडी, भारत सरकार क्या करती है कि सब्सिडी देती है कि आप क्या करो कि अब 10 रुपये का कोई या 10 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 लाख रुपीज़ करो, लेकिन बाद में आपका जो होगा वो 2 लाख रुपये रिफंड हो जाएगा। तो ये क्या कि भारत सरकार वापस दे दी, फिर तो ये सब्सिडी दे दी। क्लियर। तो ये बात याद रखना है कि टैक्स रिबेट और सब्सिडी में अंतर होता है। क्लियर। सेकंड क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, की आखिरकार सरकार जो एलोकेट ऑफ रिसोर्स कर रही है वो कैसे कर रही है। प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट अ रिसोर्स टू दोज प्रोडक्शन वेयर द प्रॉफिट आर हाई। हर वक्त ये मानना रहता है प्राइवेट इंटरप्राइजेज का क्या, कि भाई ऐसे लोगों को किया जाए एलोकेट रिसोर्स, और इस तरीके से किया जाए, इस एरिया में किया जाए जहाँ पर क्या हो कि प्रॉफिट हाई हो। मतलब सरकार किस तरीके से प्राइवेट के साथ मिलकर इकोनॉमी को आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बिना प्राइवेट का इकोनॉमी नहीं बढ़ सकता है भाई। एक तरह से देखो कि जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो भी अब बोला जाए कि प्राइवेट एंटिटी हैं जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना सरकार का एक धर्म है, ठीक है। तो एलोकेशन किस तरीके से रिसोर्स कर रही है उन लोगों को, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि जो भी पब्लिक गुड्स हैं, जितनी भी पब्लिक गुड्स हैं, जैसे सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन द मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ अ प्रोडक्शन ऑफ अ पब्लिक गुड्स, एंड these are the goods which are safely satisfy the collective needs of the people। वो क्या करती है, ये कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल को पूरा करती है। पब्लिक गुड्स का मतलब जो भी ब्रिज है, रोड है,
ठीक है, वो सब बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, रोड बनाना, तो वो सब सारा किस तरीके से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वगैरह लेना, स्कॉलरशिप देना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चलकर भारत सरकार क्या करती है, अपने बजट में लाने की काम करती है, और साथ ही साथ पब्लिक गुड्स को एक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ज़्यादा हिंदी हो गया लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। क्लियर? तो आगे क्या, फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है गवर्नमेंट बजट का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई टैक्स जो है वो गरीब और अमीर पर सेम लगाया जा रहा है। मतलब टैक्स मान लो कि एक रिच है, रिच पर भी 10% लगाया जा रहा है, और जो बोला जाए कि पुअर है उस पर भी 10% टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकम और वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मतलब बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी, टैक्सेशन कितना मिल रहा है, सब्सिडी कितना मिल रहा है, मतलब रिच पर कितना लगाया जा रहा है, पुअर पर कितना लगाया जा रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे टैक्स वाले सिस्टम में किस तरीके से काम करता है। फिफ्थ में क्या कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ, हर रीजनल ग्रोथ का ये होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, पूरा कंट्री है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो खास करके ये वाला रीजन हमारा उतना डेवलप नहीं, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। तो भाई यहाँ इधर वाला पैसा जो भी आएगा वो थोड़ा बहुत तो खर्चा ज़्यादातर यहाँ करेगी ना। जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो यहाँ सरकार किस तरीके से ग्रोथ करे या किस तरीके से यहाँ फंड प्रोवाइड करे ताकि उन लोगों का भी, मतलब बैकवर्ड रीजन का जो जो रीजन पिछड़ा हुआ रीजन है उसका ग्रोथ कैसे हो सके, तो वो बजट में बताती है थ्रू अ लिबरल टैक्सेस लॉ एंड बैकवर्ड रीजन, कि यहाँ पर टैक्स का छूट ज़्यादा मिलता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, असम वगैरह वाला रीजन में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, इधर चेन्नई हो गया, केरला हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब में ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है। तो यहाँ का थोड़ा बहुत पैसा इधर कैसे लगाया जाए ज़्यादा ताकि रीजनल ग्रोथ हो। ठीक है, सिक्स्थ क्या फोकस रहता है ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि खास करके लोगों को जॉब्स कैसे प्रोवाइड किया जाए, दोनों, खास करके किसमें कि पब्लिक इंटरप्राइजेज में, कि सरकारी जॉब किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स प्राइवेट के हाथों में है। तो आप प्राइवेट को क्या करो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो हम लोगों ने थर्ड वाले में पढ़ा था, सेकंड वाले में पढ़ा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यहाँ भी, और साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत सरकार किस तरीके से जॉब और पब्लिक इंटरप्राइजेज में जॉब को क्रिएट करे वो भी बहुत मायने रखता है आने वाले एक साल में, जो भी बजट में बताएगी। इनका ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इतना ग्रोथ के बारे में बात हो गया। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब फ्री प्ले ऑफ द मार्केट, के मार्केट में डिमांड और सप्लाई किस तरीके से बना रहे, ऐसा ना हो कि डिमांड ज़्यादा हो रहा है सप्लाई कम हो रहा है। मान लो कि डिमांड क्या हो रहा है कि 100 पेंसिल का डिमांड हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, और वो क्या कर रही है कि 10 पेंसिल ही सप्लाई कर पा रही है। तो क्या होगा, ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकम उस तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगा जितना डिमांड हो रहा है। अगर उसी तरीके से सप्लाई पूरा किया जाएगा तो हमारे देश का इकोनॉमी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इससे लोग खर्चा करेंगे। लोग एक बार खर्चा करना शुरू कर देंगे। अगर आप पैकेट में पैसा रखे हो, बैंक में पैसा रखे हो, या फिर अपने घरों में पैसा रखे हो, तो उससे क्या फ़ायदा, जब तक आप उसको खर्चा नहीं करोगे। खर्चा करोगे तब एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाएगा और हमारा इकोनॉमी इंकरेज होगा। तो ब्रीफली क्या गवर्नमेंट ट्राइज टू मैनेज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दोनों कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, इन सच अ वे दैट जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, ताकि जीडीपी का ग्रोथ बढ़ सके। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, डिफ्लेशन अगर है तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो सके, एलिमिनेट हो सके, और इनइक्वालिटीज रिड्यूस। और जो भी रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटीज़ है, रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटीज़ है, या फिर बोला जाए कास्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो सब सारी बात को कैसे ही एलिमिनेट किया जाए। एंड दिस इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी एंड प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ। और एक ये स्टेबिलिटी के साथ किस तरीके से ग्रोथ को भी एक रास्ता या रोड मैप दिया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों को, आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग के पास यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है, उसको आप स्लो कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप फास्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स को कवर करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स चाहिए, एक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, और दूसरा कि अगर आप लोगों को वहाँ से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर हम मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर दो तरीके का गवर्नमेंट बजट होता है, रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है।
जो रेवेन्यू बजट होता है वो रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल रिसीट होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर, तो ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू का दो पार्ट होता है। फिर टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर माइंड में ये बना हुआ होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट किस तरीके से होता है। देखो, बजट रेफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ बजट एंड द टू ब्रॉड कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होता है बजट का, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट क्या इंक्लूड करता है भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट की रिसीट दो तरीके, देखो, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। क्लियर, और एक क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों याद रखना है कि एक रिसीट क्या होता है, गवर्नमेंट रिसीट क्या होता है। गवर्नमेंट रिसीट दो तरीके का, गवर्नमेंट रिसीट कौन कौन सा, रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर रिसीट। सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट का कैपिटल कितना तरीके का होता है, कैपिटल होता है, या बोला जाए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सेम उसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ये बात प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। तो बजट रिसीट होता है, इंक्लूड करता है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इंक्लूड क्या करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक बार अगर प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक को। तो बजट रिसीट, देखो, बजट रिसीट याद रखना है। बजट रिसीट रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ मनी रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। बजट रिसीट क्या होता है, वैसा इनकम जो भी मनी भारत सरकार के पास आएगी आने वाले एक साल में, तो वो हमारा क्या होता है, जो पैसा आने वाला रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगी, वो सब सारी अगर जानकारी आपको पता लगाना है तो आप बजट रिसीट को देखोगे। दो तरीके से बजट रिसीट को क्लासिफाई किया गया है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब दोनों पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे क्या, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या शो करता है, देखो बहुत ध्यान से देखना है कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट आर दोज मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है रेवेन्यू रिसीट, याद हो जाना चाहिए। दिस रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। मतलब क्या, कि ये बाद में भारत सरकार को चुकाना नहीं रहता है, क्या, चुकाना नहीं रहता है भारत सरकार को। कि रेवेन्यू रिसीट एक ऐसा रिसीट होता है, एक ऐसा इनकम रहता है जो एक बार भारत सरकार के पास आ गया तो वो फिर से चुकाना नहीं होता है। क्लियर, जैसे कि टैक्स रिसीट, ठीक है। दूसरा क्या, दीज रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्या करती है, भारत सरकार की संपत्ति को कम नहीं करती है। दो बात हम लोग जाने कि क्या, कि ये कोई क्रिएट लाइबिलिटी नहीं करती है और दूसरा संपत्ति कम नहीं करती है। तो हम लोग अगर डिफाइन करने आ गया रेवेन्यू रिसीट को तो आराम से डिफाइन कर देना है कि रेवेन्यू रिसीट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, मतलब बाद में भारत सरकार को चुकाना नहीं रहता है, और ये ना ही कोई रिडक्शन इन एसेट करता है, मतलब भारत सरकार के एसेट को कम नहीं करता है। जैसे रेवेन्यू रिसीट दो तरीके से, टैक्स का पैसा, आप एक बार टैक्स दे दिए तो ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार बाद में आपको टैक्स को वापस कर देगी, है कि नहीं। दो तरीके का टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स जैसे इनकम टैक्स, आपके पिताजी अगर मान लो 50,000 रुपये कमा रहे हैं, 50,000 रुपये इनकम है, तो अगर आपके पिताजी अगर हर महीने 5,000 रुपया इनकम टैक्स भर रहे हैं तो क्या 5,000 रुपये फिर बाद में वापस आएगा, नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, कि वो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करता, भारत सरकार की संपत्ति को कम नहीं करता है। क्लियर, तो ये दोनों बात को अच्छे से गांठ बांध के याद कर लेना है। क्लियर, उसके बाद आगे क्या है, टैक्स रिसीट। इसी में बताएं कि अभी टैक्स होता है, नॉन टैक्स होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे टैक्स रिसीट क्या होता है। टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल्स। टैक्स एक ऐसी चीज है जो कि कंपलसरी है, हाउस होल्ड और फर्म्स टू बी द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस ऑफ एनीथिंग इन द रिटर्न। कि टैक्स एक ऐसी चीज है जो चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो या फिर कोई फर्म्स हो या कंपनी हो, उनको देना ही देना पड़ता है, और उनके रिटर्न में, मतलब टैक्स के रिटर्न में भारत सरकार को कुछ देना नहीं होता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने होते हैं, तीन तरीके के जनरल टैक्सेस आप लोगों की किताब में दिया गया और यही जनरली पूछा जाता है। दूसरा, पहला क्या है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सब सारी टैक्सेस को एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या,
कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते चला जा रहा है, मान लो 10,000 रुपये इनकम है, अब भारत सरकार का 2% आपको लग रहा है इनकम टैक्स, क्या लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है। तो आपका जैसे सैलरी बढ़ेगा, मान लो 10,000 रुपये से सैलरी बढ़ गया आपका 20,000 रुपया, तो उसी के हिसाब से आपका 3% बढ़ गया टैक्स, ठीक है। फिर 50,000 रुपये हो गया तो आपका 4% बढ़ गया। तो अगर आपके इनकम के बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे अगर टैक्स, जो ये टैक्स है, टैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे मतलब आपका इनकम प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे वैसे आपका टैक्स भी प्रोग्रेस हो रहा है। A tax said to be a progressive when a tax rate या rate of tax increases with a increase in income। हो गया क्लियर कि क्या हो रहा है कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया जा रहा है विद द इंक्रीज इन इनकम, सो दैट द रियल बर्डन ऑफ टैक्स इज मोर ऑन द रिच एंड लेस इन द पुअर। यही तो बोला गया कि भाई अगर जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, तो रिच ज़्यादा पैसा कमाता है तो ज़्यादा टैक्स देगा, और जो पुअर है वो कम पैसा कमाता है तो कम टैक्स देगा। तो इससे क्या होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर एक तरीके का टैक्स रखेंगे, जो रिग्रेसिव टैक्स होता है वो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। जैसे टैक्स रेट अगर 10% ऑफ द इनकम है, कि 2 लाख से 5 लाख रुपए को कमा रहा है, तो उसका इनकम टैक्स कितना है, 10% है। तो 15% बढ़ गया इनकम कब, जब उसका इनकम 5 से 10 लाख रुपया हो गया। मतलब अब 10 लाख रुपये इनकम हो गया, 5 से 10 लाख इनकम हो गया, तो उसके बीच का अगर इनकम आप जनरेट कर रहे हैं तो आपको कितना भरना पड़ रहा है, 15%। यही बात है, टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ। अब आते हैं क्या, रिग्रेसिव टैक्स की। व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स, क्या होता है। तो रिग्रेसिव टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट कॉज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। क्या हो रहा है कि ज़्यादा बर्डन किस पर पड़ता है, वैसा टैक्स सिस्टम जिसके थ्रू रियल बर्डन ज़्यादातर किस पर किस पर पड़ रहा है, पुअर पर पड़ रहा है रादर देन ऑन द रिच। जैसे एग्जांपल मान लो कि एक पर्सन है, वो 1 लाख रुपया कमा रहा है मंथली, ठीक है। वो कितना 10% पे कर रहा है टैक्स, ठीक है। 1 लाख रुपया कमा रहा है, 10% टैक्स दे रहा है, और ही स्टिल बैलेंस ऑफ 90,000 पर मंथ। और वो कितना पैसा लगा पा रहा है, क्योंकि अगर 10% है तो 10,000 रुपया उसका इनकम टैक्स में चला गया, तो वो 90,000 रुपये महीना आराम से कमा पा रहा है। बट इफ़ अ पर्सन है 5,000 ऑफ हिज इनकम मंथली, और वो 10% दे रहा है, मतलब एक इंसान का क्या, गरीब इंसान है, उसका 5,000 रुपये इनकम, वो भी 10% दे रहा है। इसका मतलब क्या, 500 रुपया उसका चला गया 10% का, 5,000 का 10% कितना हुआ, 500 रुपीज़। इसका मतलब वो कितना बचा पा रहा है, 4,500 रुपीज़। तो लीडिंग टू अ पुअर डाइट एंड देयरफॉर अ पुअर हेल्थ। इससे क्या होगा कि वो दिक्कत में आ सकता है। क्यों, क्योंकि भाई जिसका ज़्यादा इनकम है, इनकम जिसका ज़्यादा है उस पर टैक्स लगाना चाहिए ना। तो यही बोला गया है कि हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, रिग्रेसिव टैक्स जो रहता है वो हम लोगों को छोड़ना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव टैक्स पर अगर ज़्यादा जोर देगा सरकार, तो वहाँ से ज़्यादा फायदा होगा हमारे देश को। तो टैक्स इज द टैक्स ऑन मोस्ट कंज्यूमर गुड्स, सेल्स गैसेस एंड द सोशल सिक्योरिटी पेरोल आर एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। जैसे सेल्स हो रहा है, गैस पर हो गया, गैस अगर मान लो कि एक अमीर आदमी खरीद रहा है, गरीब आदमी खरीद रहा है, तो उसका सेम टैक्स हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी पेरोल, बहुत सिक्योरिटी वगैरह पेरोल वगैरह में होता है। या कंज्यूमर गुड्स, मान लो कि कोई एक बिस्किट खरीद रहा है, तो उस पर अगर अंबानी जो है, अगर 10 रुपये का बिस्किट खरीद रहा है, तो 10 रुपये का बिस्किट पर भी उसे 10 रुपये ही देना पड़ रहा है, और गरीब आदमी खरीद रहा है तब भी वो 10 रुपये का बिस्किट पर 10 रुपये ही देना पड़ रहा है गरीब आदमी को। तो ये रिग्रेसिव टैक्स हो गया, ठीक है, खास करके। सेकंड क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स और वैट, जिसको क्या बोलते हैं, वैट। और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं लोगों से लिया जाता है, इनडायरेक्टली लिया जाता है, विच इज इम्पोज ऑन अ वैल्यू एडेड एट अ वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे क्या कि जब तक वैल्यू ऐड नहीं किया जाएगा, जैसे इफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट $100, एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट है कितना, $100, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड देयर इज 15% वैट, इसमें 15% वैट लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका कॉस्ट बढ़ के कितना हो गया, 115। मतलब 115 मतलब भारत सरकार एक कॉस्टिंग पर ही पैसा लगा ली, मतलब वैल्यू ऐड किया गया ये हमारी इकोनॉमी में। $100 का सामान बना के, और उसे 15% क्या किया गया, 15% वैट लगा दिया गया, तो $115 हो गया। तो द मर्चेंट कीप्स 100 एंड रेमिट $15 टू द गवर्नमेंट। वो क्या करेगा कि जो 100 है, अब हम लोग से कितना ले रहा है, $115, ठीक है। अब वो क्या करेगी, $100 जो है वो बिजनेसमैन रखेगा, और $15 कौन रखेगी,
सरकार को दे दिया जाएगा इनके द्वारा। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट हुआ, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली किसको, सरकार को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम किसको पे कर रहे हैं, जिसको जिसे जिससे हम सामान को परचेज कर रहे हैं, अगर वो वैट लगा है, वैल्यू एडेड टैक्स लगा है तो। क्लियर, ये भी क्लियर होगा। तो जीएसटी इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। एक तरीके का जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू एडेड टैक्स समझ में आ गया। अब आते हैं क्या स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है। स्पेसिफिक टैक्स मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर अगर लगा है। व्हेन अ टैक्स इज लेविड ऑन अ कमोडिटी ऑन अ बेसिस ऑफ यूनिट साइज और अ वेट। अगर मान लो कि कोई एक्साइज ड्यूटी ऑन द पेट्रोल और लिकर प्रोडक्ट, कि खास करके पेट्रोल और लिकर प्रोडक्ट पर स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाता है ना सरकार के द्वारा। जैसे क्या होता है कि अगर कोई शराब का बोतल लाया जा रहा है किसी के द्वारा, ठीक है, मैंने बनाया नहीं सही तरीके से, बस आप लोग समझ लो कि ये क्या है, लीकर है, ठीक है। अब लीकर है, लीकर पर क्या 5% टैक्स अगर मान लो कि सेंट्रल सरकार लगा रही है, सेंट्रल सरकार लगा रही है, तो स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया गया कि भाई ये ऐसा सामान है जो लोगों का हेल्थ खराब करता है, तो इस पर 5% एक्स्ट्रा टैक्स मान लो स्टेट भी लगा दी। तो अलग बात है कि ये क्या होता है, आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे, CGST और SGST। तो अगर दो तरीके का टैक्स लगता है तो जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक टैक्स। अगर किसी प्रोडक्ट पर उसके वेट पर या उसके यूनिट पर, साइज पर टैक्स लगा दिया जाता है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक टैक्स। जैसे आप लोग अगर हवाई जहाज पर ट्रैवल किए होगे तो 15 kg के सामान अगर आपका है, आपका 15 kg का सामान अगर आपका ट्रॉली है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपका 20 kg का हो गया या 25 kg का हो गया, एज पर द मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी का 15 kg है, तब अगर 20-25 kg आप ले जा रहे हो तो उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है उसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक टैक्स लग रहा है आपके वेट के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टैक्स। क्लियर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स जो हम लोग डायरेक्टली सरकार को देते हैं। अभी बताएं कि इनकम आपके पिताजी का 50,000 रुपये है और आप डायरेक्टली 10,000 रुपये इनकम दे रहे हो, सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हो, तो डायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप सरकार को दे रहे हो, उसमें कोई बीच का मिडिल मैन नहीं है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो फाइनल बर्डन ऑन विच अ पर्सन, कि फाइनल बर्डन किसके पास आ रहा है, जो पर्सन पैसा कमा रहा है। क्लियर। इंडायरेक्ट टैक्स क्या, जो पैसा कमा रहा है उस पर फाइनल लगता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहाँ से लेता है, कंज्यूमर के थ्रू। जैसे मान लो कि ये सरकार है, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिडिल मैन कौन हो गया, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हो गया कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, और हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर। तो क्या किया, कंज्यूमर से पैसा लिया। अब मान लो कि ये 15 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, 15 रुपये का ये, इसमें मान लो 12 रुपये ये खुद है, 3 रुपये इसका टैक्स लग रहा है, तो 3 रुपये भारत सरकार को ये देगा, हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग किसे दे रहे हैं, हम लोग बिजनेसमैन को दे रहे हैं, और ये 3 रुपये कहाँ, किसको बाद में टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इनडायरेक्टली हम लोग दे रहे हैं। तो जीएसटी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स दो तरीके का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पर्सन पेज फ्रॉम ओन पॉकेट, की लोगों को अपने पॉकेट से देना होता है, और जो पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि बिजनेसमैन कलेक्ट करता है, बाद में फिर एक बार सरकार को देता है। तो ये इनकम टैक्स हो गया। और जीएसटी आने के बाद वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम वगैरह सब कट कर क्या आ गया, जीएसटी आ गया, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पहले बहुत सारा टैक्स लगता था, लेकिन अब जीएसटी लगता है। क्लियर। तो आई होप सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी आप लोगों का क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग, रेवेन्यू रिसीट पढ़ा। ठीक है, उसमें टैक्स वाला, नॉन टैक्स वाला हम लोग नहीं पढ़े भाई। रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ लिए, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टैक्स वाला नहीं पढ़ा। कि रेवेन्यू में हम लोगों ने टैक्स और नॉन टैक्स था ना, टैक्स और नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नॉन टैक्स आर दोज रिसिप्ट व्हिच आर अराइजेस फ्रॉम द सोर्स अदर देन द टैक्सेस, कि टैक्सेस के अलावा जो भी पैसा भारत सरकार के पास आती है उसमें नॉन टैक्स। जैसे कि फीस आती है, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, वो सब बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट पर जो पैसा लिया जाता है, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, अगर कोर्ट में आपको केस करने गए तो उस पर जो पैसा लिया जाता है वो सब क्या होगा, नॉन टैक्स। और उससे भारत सरकार अगर कमा रही है तो वो फीस के अंदर आएगा। फाइन्स वगैरह लिया जाता है अगर आप कानून को तोड़ते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपका लाइसेंस नहीं है, कानून को तोड़े हैं भाई, तो आपका जो फाइन लगा हुआ है वो सब सारा पैसा भारत सरकार के पास नॉन टैक्स रिसीट के रूप में जाता है। एस चीट क्या होता है, एस चीट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर। मतलब मान लो किसी इंसान का क्या है, वो जबरदस्ती दो इंसान लड़ रहा है इस प्रॉपर्टी की, ये मेरा है ये मेरा है, लेकिन अभी तक वो कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ कि ये किसका है। तो तब तक वो क्या कर सकती है, सरकार के पास ये एक लीगल राइट रहता है कि इस पर वो क्या कर सकती है, कुछ भी काम करके वहाँ से इनकम जनरेट कर सकती है। तो कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी, या इलीगल नहीं बोलेंगे, जो भी लीगल प्रॉपर्टी जो किसी का है नहीं, मतलब या तो हो सकता है वो गवर्नमेंट का
ये हो, मतलब प्रॉपर्टी हो, या फिर अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट का है और वहाँ से इनकम जनरेट करे, तो उसको क्या बोलेंगे, एस सीट। एक नंबर वाले में आ जाता है भाई, इसीलिए अच्छे तरीके से पढ़ लेना। स्पेशल असेसमेंट टैक्स इज चार्ज ओनली ऑन द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जैसे मान लो कि अचानक से क्या हो गया कि एक हाईवे बन गया और आसपास का प्रॉपर्टी डेवलप हो गया, मतलब आसपास के प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया, तो उस पर जो टैक्स थोड़ा बहुत वसूला जाता है उन घरों से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस प्रॉपर्टी के लोगों को, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल असेसमेंट टैक्स। और वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली नॉन टैक्स रिसीट में जाएगा, उनका कमाई होगा ना, भारत सरकार का कमाई हो रहा है। इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइज आप लोग सही तरीके जान रहे हैं, जैसे रेलवे से जो कमाई होता है, फर्टिलाइजर से, नंगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री है भारत सरकार की, फर्टिलाइजर बेच के, जो खाद वगैरह बेच के, इंडियन ऑयल है, स्टील प्लांट्स है भारत सरकार का, तो वो सबसे जो पैसा कमाया जाता है वो कहाँ जाता है, नॉन टैक्स रिसीट। मतलब भारत सरकार जो बिजनेस करती है हम लोगों के लिए और वहाँ से जो पैसा कलेक्ट करती है वो सब सारा क्या हो गया, नॉन टैक्स रिसीट। ग्रांट एंड डोनेशन, कि कोई ग्रांट दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, कोई भारत जैसे हम लोग अभी कोविड आया तो कोविड में क्या गया, पीएम रिलीफ फंड में हम लोगों ने पैसा दिया, बहुत सारे लोग दिए, तो वो सब पैसा क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स रिसीट के रूप में आ जाएगा। तो आई होप सो टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसीट आप लोगों को समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट रिसीट में। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट के बारे में पढ़ा कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, दो तरीके का, टैक्स और नॉन टैक्स, दोनों हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। और ये भी जानने की कोशिश करिए कि इसमें क्या होता है, ना सरकार का लाइबिलिटी बनता है, बाद में पैसा सरकार वापस नहीं करती एक बार टैक्स दे दिए तो, और साथ ही साथ आपका क्या, सरकार का रिडक्शन इन एसेट नहीं होता, संपत्ति में कोई भी कमी नहीं होती है। तो ये बात हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट में पढ़ा था। अब आते हैं थोड़ा सा कैपिटल रिसीट में, थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है तो आप लोग उसी तरीके से बना के रखिएगा, तो सब्र और मज़ा आएगा भाई, क्या है, पर 3-4 महीने ही अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, नाम हो जाएगा भाई तुम्हारे माँ बाप का, या तुम्हारा नाम हो जाएगा, अच्छी बात है ना। तो इसी तरीके से मोटिवेशन बना के रखो। और साथ ही साथ कैपिटल रिसीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, ये भी दो ऑब्जेक्टिव या दो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। दिस रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी, कि ये क्या करती है, भारत सरकार की लाइबिलिटी, कि बाद में अगर पैसा, कोई भी कैपिटल रिसिप्ट अगर भारत सरकार के पास आया है तो उससे क्या होगा, वो क्रिएट क्या कर रहा है, लाइबिलिटी। क्रिएट लाइबिलिटी का मतलब बाद में जो भी पैसा वो लिया गया है वो बाद में वापस देना है भारत सरकार को, क्या करना है, वापस देना है, वापसी करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। मतलब ये एक तरीके का लोन्स वगैरह हो गया, मतलब लोन बाय द गवर्नमेंट आर लाइबिलिटी, की जो भी भारत सरकार लोन लेती है, जैसे हम लोग सुनते होंगे वर्ल्ड बैंक से इतना लोन ले लिया, यहाँ से इतना लोन ले लिया, आईएमएफ से, इंडियन मॉनेटरी फंड से इतना लोन ले लिया, दूसरे कंट्री से इतना लोन ले लिया, तो वो सब सारा क्या हो जाएगा, हमारे देश में क्या करेगा, हमारे देश के गवर्नमेंट पर क्या करेगा, लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, तो वो कैपिटल रिसीट में आ जाता है। एक तरह से तो इनकम ही हुआ ना, एक तरफ से आप लोन लिए हो तो आपका इनकम ही हुआ, पैसा ही आया, लेकिन बाद में आपका वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। दूसरा क्या, दिस रिसीट कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या करता है, रिडक्शन करता है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा, एक बार तो पैसा आ गया लेकिन बाद में आपको पैसा अर्न करना पड़ेगा, तो ये बात। दूसरा क्या, रिडक्शन इन एसेट में, कि जैसे मान लो एयर इंडिया भारत सरकार अभी बेच दिया, एयर इंडिया था ना उसका, अब किसको बेच दिया, टाटा को, तो इसका मतलब क्या हो गया, टाटा को, इंडिया में टाटा को बेच दिया। अब टाटा को बेच दिया इसका मतलब कि भारत की संपत्ति चली गई ना, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया ना। भारत सरकार अगर कोई अपना संपत्ति बेचकर पैसा कमाती है, इसका मतलब क्या हो गया, संपत्ति कम हो रहा है। तो दो बात, कि एक क्रिएट करता है लाइबिलिटी है, दूसरा करता है संपत्ति कम करता है, ठीक है, क्लियर। तो ये बात याद रखना है। कैपिटल रिसीट कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी और अदर रिसीट, तीन तरीके का होता है कैपिटल रिसीट। फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स अ लोन्स फ्रॉम द स्टेट एंड कोप अप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है लोन्स स्टेट गवर्नमेंट को और बाद में वो पैसा वापस ले लेती है, तो ये हो गया क्या, मेरा कैपिटल रिसीट। और दूसरा बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी, अगर भारत सरकार किसी देश से पैसा लाती है, किसी देश से मांगती है उधार पैसा, तो वो क्या, लायबिलिटी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इट में भी नोटेड द गवर्नमेंट बोरो, कहाँ कहाँ से पैसा बोरो करती है, क्या जनरल पब्लिक से करती है, बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक कॉल्ड अ मार्केट बोरोइंग, जो जनरल पब्लिक के थ्रू बोरो करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल। जैसे भारत सरकार क्या कर दी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा ला रही है,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो वो क्या हो गया, एक तरह से बैंक खरीद रहा है ना, बैंक खरीद रहा है। आप लोग अगर पढ़े होंगे बैंकिंग में या नहीं पढ़े होंगे तो बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो अगर बैंक से पैसा ले रही है कौन, ये बैंक से, तो बैंक में किसका पैसा है, कस्टमर का पैसा है, तो वो किसके थ्रू ले रही है, अपने सिक्योरिटीज के थ्रू ले रही है। बी, अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वहाँ से पैसा लेती है, तो वो हमारा हो गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से या कोई कंट्री से, मान लो यूएसए से कुछ पैसा लिया गया, या वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है, बहुत सारे बैंक से वर्ल्ड लेवल पर अगर वहाँ से लिया गया तो वो हमारा कैपिटल रिसीट हो जाएगा। अदर रिसीट क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, जो अभी बताएं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, भारत सरकार की कंपनी एलआईसी थी, ठीक है, एलआईसी भारत सरकार के अंदर। अब एलआईसी का मान लो भारत सरकार के पास 100% था, अब उसमें अगर 20% सरकार ने बेच दिया, तो 20% बेचने का मतलब क्या, 20% किसी ने लिया होगा, अब उसने 20% के बदले जो भी पैसा दिया होगा, जो भी पैसा दिया होगा, इसका मतलब भारत सरकार ने क्या करा कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना 20% बेच दिया, भारत सरकार के पास कितना बच गया, 80% ही बच गया, 80% ही बच गया, तो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर, तो आई होप सो यहाँ तक आपका क्लियर होगा भारत सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है। तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि भाई बजट रिसीट होता है, बजट रिसीट होता है, ठीक है, और बजट एक्सपेंडिचर होता है। इसमें इस वाले पार्ट में हम लोगों ने बजट रिसीट पढ़ा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो ये दोनों बात हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ें कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट में दो तरीके से, टैक्स वाला और नॉन टैक्स वाला, ठीक है। तो ये बात आपका क्लियर होना चाहिए। बजट रिसीट हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप सो मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़कर, और इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इंजॉय कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, और नोट्स भी साथ में साथ आप लोग पढ़ते चलिए। अगर नोट्स नहीं मिल रहा तो आप लोग हमारे नंबर पर, इस पर मैसेज करके आप लोग मांग सकते हैं। क्लियर, ये हमारा फेसबुक आईडी है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पर देते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।